अरविंद केजरीवाल जी का भविष्य क्या कहता है, कितना उज्जवल है? क्या चमकता सूरत का सितारा चमकता ही जाएगा या गर्दिश के बादल आएंगे? भविष्य कैसा है आने वाला? बिल्कुल, देखिए गर्दिश के बादलों की अगर आप बात करते हैं तो इस समय में वो आपको थोड़े बहुत दिख ही रहे हैं। उनके करीबी जो है वो फंस जाते हैं, वो खुद भी कभी किसी ना किसी विवाद का हिस्सा बन जाते हैं। 2010 से उनकी जो महादशा है वो जुपिटर की स्टार्ट हुई है और जुपिटर उनके 4th हाउस में प्लेस्ड है और साथ के साथ उनके 8th हाउस और साथ में 11th हाउस का लॉर्ड है। 8th हाउस जो कुंडली का होता है वो सडन चेंजेस को दिखाता है। वो गेन्स भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं, बट कुछ सडन इम्पैक्ट लाता है। साथ के साथ जब 11th हाउस का कनेक्शन बन जाता है तो 11th हाउस गेन का भाव होता है। इसी वजह से सिंहासन भाव में गेन के स्वामी सडन हाउस के स्वामी के साथ कनेक्शन बना रहे, जिसकी वजह से सडनली उनका रुख पॉलिटिक्स की तरफ आ गया और वो पॉलिटिक्स में आगे अच्छा काम करते हुए दिख रहे हैं। अब जिस तरह से हम अरविंद केजरीवाल का अगर हम पूरा 10 साल का बैकग्राउंड अगर हम उठा के देखें और साल दर साल उनके तमाम इवेंट्स को हम देखें तो देखते हैं कि ये व्यक्ति विवादों से अपने आप को दूर नहीं रख पाता, या कई बार हम देखते हैं कि भाई आ बैल मुझे मार वाली स्थिति भी निकलकर सामने आती है। ऐसा क्या है उनकी कुंडली में कि विवाद उनसे उनका पीछा ही नहीं छोड़ते? कई बार तो हमने देखा कि वो विवादों से बचते नजर आते हैं, लेकिन विवाद है कि उनके साथ साथ चल देते हैं। जी देखिए, करंट अगर हम उनकी दशा की बात करते हैं तो उनकी करंट दशा में जुपिटर में मार्स है और मार्स इनकी कुंडली में डेबिलिएटेड है। इसीलिए इस अंतर दशा के वजह से वो अक्सर कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन में विवादों में फंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन आगे आने वाली जो उनकी दशा है, जब उसमें मार्स को राहु रिप्लेस कर देगा तो वो दशा इनके लिए कहीं ना कहीं फिर से फेवरेबल होती हुई नजर आ जाएगी। अगर पर्टिकुलरली हम विवादों की बात करते हैं तो इनके जो विवाद होते हैं वो अक्सर इनकी कुर्सी या इनके कार्यों को रिलेटेड ही होते हैं, क्योंकि इनका जो 4th हाउस है, सिंहासन भाव के जो स्वामी है, सबसे पहले लग्न का स्वामी इनके 4th हाउस में है, साथ में 8th एंड 11th लॉर्ड इनके 4th हाउस में है और साथ के साथ 2nd और 5th लॉर्ड जो हमारी वाणी और हमारी प्लानिंग का हाउस है उसका लॉर्ड भी 4th हाउस में स्थित है। केंद्र में जब इन सब हाउसेस के जो प्लैनेट्स होते हैं वो वहां पे बैठ जाते हैं केंद्र के भाव में, तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी सिचुएशन होती है। लेकिन पाप ग्रहों से अफेक्ट हो गए हैं ये सभी प्लैनेट्स, इसी वजह से अक्सर ये विवादों में फंस जाते हैं। तो एक चीज, लेकिन सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, एक चीज आप जो यहाँ पे देखेंगे वो ये होता है कि विवाद में ये फंसते हैं लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये उन विवादों से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इनके अलायंस है, इनके आसपास के जो लोग होते हैं वो ज्यादा जल्दी से घेरे में आ जाते हैं, क्योंकि इनका जो 7th हाउस है जो पार्टनरशिप का भाव होता है और साथ में अलायंस भाव, दोनों का जो स्वामी है 7th हाउस का जो स्वामी है मंगल, वो 3rd हाउस अलायंस हाउस में नीच का हो गया है, डेबिलिएट हो गया है। तो कहीं ना कहीं इनके पार्टनर्स को और इनके एलाइज को वो कमजोर करता है। ठीक है, अब दो मेरे अहम सवाल हैं अरविंद केजरीवाल जी को लेकर। एक तो क्योंकि अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया पाप ग्रह, तो मैं चाहूंगा कि तमाम दर्शकों को आप बहुत सिंपल सरल भाषा में समझाएं कि ये पाप ग्रह क्या होता है, कैसे किसी पर्सनालिटी को असर करता है। और दूसरा जो सप्लीमेंट्री सवाल ये है, क्योंकि इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, अरविंद केजरीवाल पर अक्सर यह आरोप लगता है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं, यानी जो वादे किए वो करे नहीं, और जो वो करते हैं वो कई बार किसी को बताते नहीं। तो कई बार लोग उनसे अक्सर नाराज हो जाते हैं कि भाई हमें इसका पता ही नहीं था, ये सरप्राइज एलिमेंट क्यों आया। तो ये दो चीजें हैं जो हम चाहेंगे कि आप तमाम दर्शकों को बताएं अरविंद केजरीवाल से। बिल्कुल, जब हम पाप ग्रह की बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में हम प्लैनेट्स को नेचुरली दो तरीके से बाइफिकेट करते हैं। एक होते हैं जनरली नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट्स और साथ में कुछ ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो नेचुरली ही मैलिफिक होते हैं। जो मैलिफिक प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि राहु, केतु, क्योंकि ये हमेशा रेट्रो चलते हैं, साथ के साथ एक अग्रेसिव प्लैनेट मंगल, मार्स, ये भी एक नेचुरली मैलिफिक प्लैनेट है, और साथ में शनि, वैसे तो वो कर्म के देवता हैं लेकिन फिर भी उनको मैलिफिक प्लैनेट की ही दृष्टि से देखा जाता है। साथ में सूर्य जो है वो भी हाफ मैलिफिक प्लैनेट होता है। तो ये इन मैलिफिक प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन में जब कोई भी हाउस या फिर कोई भी अन्य प्लैनेट आ जाते हैं तो वो एक तरीके से पाप कर्तरी में हो जाते हैं या फिर वो पाप ग्रहों से अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये लग्न पे या व्यक्ति की पर्सनालिटी पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालते हैं, अगर डायरेक्टली वो 1st हाउस से कॉम्बिनेशन बना रहे हो या फिर क्योंकि हमारा जो हम जो इमोशंस महसूस करते हैं और जो हम
सोचते हैं उसके कारक चंद्रमा होते हैं। तो या तो अगर ये लग्न से, लग्नेश से या फिर चंद्रमा से युति बनाए किसी भी तरीके से पाप ग्रह, तो उस केस में हम कहते हैं कि व्यक्ति पाप ग्रहों से पीड़ित है। दूसरी चीज आपने ये बोला कि अक्सर लोग इन पे आरोप लगाते हैं कि जो ये बोलते हैं, सोचते हैं, उसका विपरीत करते हैं, उसका कुछ अलग ही कर देते हैं और लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं होती। इनका जो सेकंड हाउस है उसमें जो प्लैनेट, उसका जो प्लैनेट लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है। इनकी सेकंड हाउस में जेमिनाई राशि है और मर्क्यूरी उसको गवर्न करता है, और मर्क्यूरी वो प्लैनेट है जो हमारी वाणी को भी गवर्न करता है। इनका जो फिफ्थ हाउस है जो कि प्लानिंग का भाव है, वहां पर भी मर्क्यूरी की ही राशि स्थित है। अब जो देखने वाली चीज है वो ये है कि फिफ्थ हाउस प्लानिंग के भाव में केतु बैठा हुआ है और मर्क्यूरी खुद केतु के ही नक्षत्र में है। तो ऐसे में व्यक्ति कुछ बोलता है वो वैसा वो करता नहीं है, जैसा वो सोचता है वैसा वो किसी को बताता नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो रेट्रो शनि के साथ 12वें में प्लेस्ड है और केतु एक मौन प्लैनेट है। तो जब वाणी का कारक मौन प्लैनेट के नक्षत्र में चला जाता है तो ऐसे में व्यक्ति गुप्त काम करता है, छिप के काम करता है। इनकी सारी प्लानिंग जो होती है वो छुप के होती है और जब ये उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं तो किसी को पता नहीं होता कि ये क्या करेंगे। अब आपने जिक्र किया वाणी का, यानी अक्सर कहा जाता है कि हमें इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। इसी संदर्भ से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, 2024 की हम बात कर रहे हैं।